झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। हासिल करने का आंकड़ा 45-0 रहा। मतलब साफ है कि 45 वोट पक्ष में पड़े और 0 वोट विपक्ष में। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्वास मत के समर्थन में 45 विधायकों का समर्थन रहा, जबकि उसके विरोध में 0 मत पड़े। जाहिर है, आखिर 0 मत का मतलब क्या हुआ? दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि जो भी लोग विपक्ष में हैं वो अपनी जगह पर खड़ा होकर के और अपना हाथ उठाए, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक जो विपक्ष में थे वो साफ तौर पर वेल में आकर के हंगामा करते रहे और ये कहते रहे कि इस विश्वास मत का कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री के भाषण शुरू होने के साथ ही वेल में आकर हंगामा कर रहे थे। इसी कारण उनका वोट जो है वो गिनती नहीं हो पाया और 0 मत विश्वास मत के विरोध में पड़ा। इस बीच सदन के अंदर विश्वास मत के पक्ष और विपक्ष में लोगों ने अपने पूरे भाव प्रकट किए। अपनी पूरी रणनीति थी वो सदन के अंदर रख दी। बीजेपी के लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि आखिर इस विश्वास मत का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जिस तरह से चंपई सोरेन सरकार चला रहे थे वैसी परिस्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के लिए नए ढंग से विश्वास लेना, आखिर ये क्या मामला है? लोकतंत्र का ये कैसा मजाक है? दूसरी तरफ प्रदीप यादव ने सत्ता पक्ष के तरफ से जवाब देते हुए ये कहा कि विश्वास मत की हालत इसलिए आई क्योंकि बीजेपी ने ईडी के थ्रू, ईडी के मार्फत जो है वो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। और माननीय अदालत की जो टिप्पणी थी उन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए प्रदीप यादव ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा होने के पीछे पूरी तरह से बीजेपी कारण है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, झारखंड विधानसभा, रांची। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। हमारे पीछे जो राजभवन आप देख रहे हैं, इसी राजभवन में अभी वो कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई नई बातें हैं क्योंकि जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसके बाद उनका मंत्रिमंडल स्वतः जो है वो भंग हो गया था और हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं नए मंत्रिमंडल का जो है वो गठन होना था और वो गठन हो रहा है। 11 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है और मुख्य रूप से अगर कांग्रेस के लिहाज से कहा जाए तो कांग्रेस में 2 बदलाव देखे गए हैं। सबसे पहले बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से लोकसभा का टिकट दिया गया था, जिसके बाद जो है उनका टिकट काट करके बाद में प्रदीप यादव को दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में तन्मयता के साथ काम किया था। इसी का पुरस्कार दीपिका पांडे सिंह को मिला है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आलमगीर आलम के जेल में रहने के कारण इरफान अंसारी जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ी खबर और आश्चर्यजनक भी कई मामलों में कही जा सकती है कि चंपई सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। चंपई सोरेन को मंत्री बनाया गया है, बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल से हटाया गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि पुराने सारे चेहरे तो रहे ही, साथ में महत्वपूर्ण बात ये रही कि 12वां मंत्री जो है 2014 में जब रघुवर दास जी की सरकार बनी थी उसके बाद से लगातार 12वें मंत्री का पद जो है वो एक लॉलीपॉप के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा था। जब भी कोई विधायक नाराज होता था तो उसी लॉलीपॉप को दिखाकर उसकी नाराजगी दूर की जाती थी। तो उस लॉलीपॉप को भी अब अपने हाथ से मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया है। जेएमएम के लातेहार विधायक बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल 12वें मंत्री के रूप में किया गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक होगी और नए मंत्रिमंडल में नए फैसले होंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मुंबई में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में मुंबई करों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मुंबई के कई इलाकों में
पानी भर गया है। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी सामने आ रहा है। इस समय हम अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले सबवे पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे पास आउट हो रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर पंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी भरा हुआ है उसे पंप के जरिए बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। अगर हम मुंबई के बाकी हिस्सों की भी बात करें तो फिर चाहे गोरेगांव हो, मलाड हो, कांदीवली हो, अंधेरी हो, सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार बीएमसी की तरफ से भी कदम उठाया जा रहा है। जिस तरीके से सभी जगहों पर जल जमाव हुआ है उससे ट्रैफिक की समस्या और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफी प्रभावित हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में बारिश जारी है उसको लेकर अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है और 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर लोगों को सावधान रहने की बात कही गई है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। मुंबई में तेज और मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति हो गई है। ट्रेनें डिले चल रही हैं और ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुंबई में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके कारण ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। लगातार बीएमसी और दूसरी एजेंसियां काम कर रही हैं ताकि ट्रैफिक ख़त्म किया जा सके, ट्रेनें सही तरीके से चलाई जा सकें। हालांकि इस बीच बीएमसी ने हाई टाइड की भी चेतावनी दी है। मैं इस समय माहिम इलाके में हूँ, तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जो घर समंदर के किनारे हैं ऐसी जगहों पर अगर हाई टाइड आता है तो निश्चित तौर पर बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे और ये मीठी नदी का हिस्सा है जो कि समंदर में मिलता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसी तरीके की स्थिति अलग अलग नदियों की है, चाहे वो पोईसर नदी हो, दहिसर नदी हो और लगातार प्रशासन काम कर रहा है ताकि यातायात को सही ढंग से चलाया जा सके। अभी भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरीके से जाम है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरीके से जाम है। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे अपने तय समय से करीब 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। लगातार एजेंसियां ट्रैक पर जो पानी है उसको निकालने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सभी से आह्वान किया है कि फ़िलहाल वो ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि आज के दिन ट्रैफिक जाम रहेगा और पहली बारिश हुई है और इतना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। 250 से 300 मिलीमीटर तक की बारिश मुंबई और आसपास के हिस्से में रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जाम के साथ साथ जलभराव के विजुअल सामने आ रहे हैं। फ़िलहाल बीएमसी लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। नेपाल के जल आच्छादित क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अत्यधिक बारिश की वजह से गंडक और कोसी बराज डैम पर अत्यधिक बोझ बढ़ जाने की वजह से सरकार ने दोनों डैम के तमाम फाटकों को खोल दिया है। नतीजतन ज़्यादा जल प्रवाह शुरू हो गया है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। दोनों तरफ से बराज खोल देने की वजह से अगर बात करें तो सुपौल के अलावा बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज जैसे जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार चिंतित है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल गए हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष जो फीडबैक मिला है, इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात हैं ताकि जलमग्न क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाला जाए और ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री के इस हवाई सर्वेक्षण का मतलब साफ है कि बिहार में बाढ़ अलार्मिंग जोन में आ गया है और मुख्यमंत्री के लौटने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी, जिसमें ये बात तय किया जाएगा कि खास करके इन प्रभावित इलाकों में लोगों को किस तरह से जान माल की क्षति से बचाया जा सके।
कुल मिला के इस अलार्मिंग सिचुएशन में आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग पूरी तत्परता से काम करने का हवाला दे रहा है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। पिछले दिनों राज्य में बारिश जमकर हुई। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में मेघ तांडव देखने को मिला, जिसमें खासकर मेघ तांडव पोरबंदर और जूनागढ़ के आसपास दिखाई दिया और इसके कारण किसानों को व्यापक नुकसान होने की आशंका जताई गई थी और अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जूनागढ़ और पोरबंदर के घेड़ पंथक इलाके में किसानों की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे किसानों के दर्द का पता चलता है। कई जगह खेतों में अब भी पानी भरा हुआ है और कई जगह पर किसानों के खेतों में जमकर कटा हुआ है। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। को लेकर कई जगह पर किसान पिछले दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी को देखकर स्थानीय सांसद मनसुख मांडविया किसानों से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं को जाना। मनसुख मांडविया ने तमाम इलाके के लोगों को यह आश्वासन दिया कि किसानों की जो भी समस्या है उनकी यथासंभव मदद दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद वाराणसी में भी बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन ने कामकाज शुरू कर दिया गया है। वाराणसी में बाढ़ आने पर राहत और बचाव के रोड मैप को तैयार कर अधिकारियों ने यहां पर अब उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। वाराणसी में बाढ़ राहत चौकियों के साथ ही बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को शिफ्ट करने, उनके खान पान की व्यवस्था के साथ ही पशुओं के चारे व अन्य जो भी जरूरी इंतजाम है उसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है और बाढ़ आने की स्थिति में लगातार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं बाढ़ चौकियों पर तैनाती होगी, उसके साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी में गंगा और वरुणा के नदियों के जल स्तर बढ़ने से कई इलाके प्रभावित होते हैं और बाढ़ की वजह से करीब 35,000 की आबादी को शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसे में वाराणसी में करीब 36 बाढ़ राहत चौकियां बनाने की तैयारी की गई है। इन बाढ़ राहत चौकियों पर क्या इंतजाम किए जाएंगे और किन किन अफसरों की तैनाती की जाएगी, किन की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसको लेकर जिला अधिकारी वाराणसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि वाराणसी में अभी गंगा और वरुणा के जल स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन चौकन्ना हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश मिलने के बाद ही अफसरों ने बाढ़ राहत चौकियों को चिन्हित कर वहां पर मुआयना भी शुरू कर दिया और यहां पर अब बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और जैसे ही खतरे के बिंदु के आसपास नदियों का जलस्तर पहुंचेगा, यहां पर बाढ़ चौकियों को एग्जीक्यूट कर लोगों को वहां पर शिफ्ट कर उनके लिए इंतजाम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में पिछले दिनों 5,000 टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उस आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके इस बात की पुष्टि भी की है और इस आदेश के आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसको लेकर के तमाम तरह की बातें कहीं और इन बातों में सीधे सीधे भाजपा और उपराज्यपाल पर हमला बोला हुआ है। उनका ये आरोप पहले दिन ही लगा दिया गया था जब ये आदेश आया था कि 5,000 टीचर्स का स्थानांतरण किया जाएगा और उन टीचर्स के स्थानांतरण की जो वजह बताई गई थी वह वजह ये बताई गई थी कि ये टीचर्स पिछले 10 सालों से एक ही स्कूल में जमे हुए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का तर्क था कि ये वह टीचर हैं जिन्होंने शिक्षा को क्रांति में परिवर्तित किया है और दिल्ली के स्कूल का मॉडल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा में है और छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी का तर्क था ये वही टीचर हैं जिन्होंने निजी स्कूलों से बेहतर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की हुई थी और दिल्ली की शिक्षा को शीर्ष पर पहुंचाया हुआ था। कुल मिलाकर के अब जबकि इस आदेश को निरस्त कर गया है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में भाजपा पर हमला बोलने से कतई कोई मुरव्वत नहीं कर रही है। आज दिलीप पांडे ने, आतिशी ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी हमला बोला और कहा कि यह उन टीचरों की जीत है, ये आम आदमी पार्टी की जीत है, ये केजरीवाल के विचारों की जीत है कि शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं उनको इस आदेश को निरस्त करना पड़ा और भाजपा की ये हार भी बताई है। कुल मिलाकर के आदेश जारी करने से लेकर आदेश निरस्त करने तक आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा को घेरती रही। हालांकि इस मामले पर भाजपा ने कोई अपना अधिकृत बयान नहीं दिया है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज आरजेडी की रुपौली से उम्मीदवार बीमा भारती को
जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीमा भारती रुपौली से उम्मीदवार हैं आरजेडी की विधानसभा की, उनको आज खुला समर्थन दिया है। बता दें कि पप्पू यादव जो हैं वो लोकसभा चुनाव लड़े और उनके खिलाफ बीमा भारती आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार थी, लोकसभा प्रत्याशी थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर जमकर कटाक्ष करते उस दौरान नजर आए। लेकिन आज पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करके बीमा भारती को खुला समर्थन दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस जिसको समर्थन देगी, जिसको साथ देगी, पप्पू यादव उसके साथ रहेंगे और मिल करके पूर्णिया का विकास करेंगे और जो गलती हुई होगी उसको पूर्णिया की जनता माफ़ करेगी। तो बड़ी बात पप्पू यादव के लिए है। जो पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते, और वहीं तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार में गए थे बीमा भारती के, तो उन्होंने कहा था कि या तो आप इंडिया को वोट दीजिए। जनता को एड्रेस करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि या तो आप इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए, यानी पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। वो पप्पू यादव रुपौली से जो उम्मीदवार है बीमा भारती, उनका खुला समर्थन कर रहे हैं। बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है पप्पू यादव के तरफ से। इसके पीछे वजह क्या है ये बताना मुश्किल है। हालांकि पप्पू यादव का जो है कांग्रेस से अच्छा रिश्ता है, लेकिन आरजेडी के समर्थन के पीछे क्या वजह है ये तो समय बताएगा। फिलहाल पप्पू यादव पूर्णिया में बीमा भारती के साथ हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। नीट परीक्षा 2024 धांधली मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए से कई सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा है कि यह परीक्षा कब था, किस दिन परीक्षा दी गई, पेपर कितने बजे भेजा गया, कितने बजे एग्जाम था, जैसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से किया है, जिसका जवाब 11 जुलाई से पहले एनटीए को देना होगा। वहीं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी तकनीकी सुविधाएं मौजूद है, इसके बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि अभी तक जो जांच हुई है उस जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया है। इससे संबंधित स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई सवाल किए गए और कहा गया कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लिहाजा परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से पूछा है क्या प्रधानमंत्री चाइना की स्थिति को लेकर भारत और चाइना पर जो बॉर्डर सिचुएशन है उस पर जवाब देंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर तो जाते हैं, तो क्या मणिपुर के दौरे पर भी जाएंगे। इस पर बीजेपी ने कड़ा प्रतिवाद किया है। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि पहली बार है कि भारत के प्रतिनिधि जब विदेश दौरे पर हो तो विदेश नीति पर सवाल उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि क्या राहुल गांधी जिस मणिपुर की बात करते हैं क्या वो तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का दौरा भी कभी करेंगे। जाहिर सी बात है पहली बार विदेश नीति को लेकर खासकर ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर है, कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल उठाया गया है जो भारत की विदेश नीति से बिल्कुल फिट नहीं करता। शरद वारी के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट दौरे पर है। पहले वो आसाम पहुंचे, वहां के जो स्थानीय नेता है और जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की, मेमोरेंडम लिया और उसके बाद मणिपुर के दौरे पर राहुल गांधी रहे। और जो लगातार वहां पर जिस तरह का संघर्ष देखा जा रहा था कुकी और मैतेई के बीच में, तो दोनों समुदाय के लोगों से राहुल गांधी ने बात की है। साथ ही साथ आसाम में जो बाढ़ पीड़ित है उनके परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनका हाल जाना और उनको आश्वासन दिया। उसके साथ ही साथ कुकी और मैतेई जो कि मणिपुर में एक बड़ा मुद्दा पिछले दिनों काफी रहा, जो हिंसा लगातार होती रही, तो उन लोगों से भी जो प्रभावित हुए हैं राहुल गांधी ने मुलाकात की है, उनको आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की है और उन्हें धन्यवाद दिया है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ा है और लगातार जिस तरह से मणिपुर में जो घटनाएं होती रही हैं उसकी का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। और उसके बाद अब चर्चा है कि राहुल कल 9 तारीख को रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। वहां पर आम कार्यकर्ताओं से, साथ ही साथ आला अधिकारियों से निर्माण कार्य किस तरह से चल रहे हैं उसके ऊपर समीक्षा बैठक भी करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
इस वक्त हम मौजूद हैं संगम मार्ग जाने वाले रास्ते पर और महाकुंभ में सड़कों का देखिए बाकायदा चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये ऑलरेडी काफ़ी चौड़ी रोड थी, लेकिन इसको इसलिए भी चौड़ा करने की ज़रूरत है क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री इन मार्गों से गुजरेंगे। यहाँ पर देखिए साइड में आप देखिए जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनको बाकायदा बचा करके सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जड़ों के पास तक जो है वो यहाँ पर जेसीबी चलाई गई है और बड़ी बात ये कि जो पूरा मलबा है मिट्टी का वो यहीं पर छोड़ दिया गया है। बारिश का सीज़न है, यहाँ पर भारी मात्रा में जल भराव भी होगा। ऐसे में जो वृक्ष है उनको नुकसान ज़रूर पहुँच सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर एक ही जगह पर स्टोर होगा। लेकिन हमने लगातार विजुअल्स देखे थे कि शहर के भीतर कुछ पेड़ को ज़रूर काटा गया है। हालांकि अभी तक तूफ़ान आंधी भी नहीं इस तरह से आई है कि पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।